गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वेलकम टू यू न्यू डायमंड। आज जो है क्लास 10th का जो है क्लास 10वीं का जो है केमिस्ट्री चैप्टर 1 का जो है होंगे क्लास, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो हम इसके कह सकते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। पीछे एक वीडियो पार्ट 1 गया हुआ है यूट्यूब पे और पार्ट 2 है ये। इसमें मैं चलूँ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में कुछ 2 नंबर की बातें हैं। दूसरा पार्ट 2 है इसका क्लास आज जो देखा जाए। क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। कह रहा है रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं क्या क्या हैं आपके पास, ये हमको जानकारी लेना है। तो सबसे पहले ये जान ले, क्वेश्चन मुझे याद होना चाहिए क्या कह रहा है रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। मतलब एक इक्वेशन लेना है, उसमें क्या क्या समीकरण के अंदर में रहता है वो मुझे जानकारी चाहिए। मुझे जानना होगा कि उसके अंदर में क्या क्या रहता है, तब पता चलेगा। उसके अंदर मोल रहता है, द्रव्यमान रहता है, आयतन रहता है और क्या क्या रहता है ना। ये हमें जानकारी लेना अनिवार्य है। ये जानकारी तभी होंगे जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं इसके बारे में पढ़ने के लिए तैयार हूँ। क्या है क्वेश्चन, क्या कर रहा है रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। क्या क्या सूचना है सो मैं देख लूँ। पहला है संकेत या सूत्र से। दूसरा क्या है भाग लेने वाले, मतलब अभिक्रिया में भाग लेने वाले नए पदार्थ का बनना। तीसरा अभिक्रिया में अभिकारकों के परमाणु और अणुओं की संख्या मतलब जानकारी देना। प्रतिफलों के परमाणुओं और अणुओं की संख्या बताता है। दोनों के मोलों का अनुपात बताता है। दोनों का द्रव्यमान का जानकारी देता है। और यह गैसीय में दोनों का आयतन भी बताता है। गैसीय पदार्थ में क्या करता है, आयतन भी बताता है। तो मैं चलूँ 1 नंबर से। क्या है संकेत और सूत्र, इसके बारे में जान लूँ। यह दोनों ओर क्या होगा, किसी भी समीकरण को ले लूँ। मान लिया जाए लिया N2 प्लस क्या लूँ 3H2 अभिक्रिया का चिन्ह हुआ। तो लेफ्ट में क्या हो गया, अभिकारक हो गया ना। लेफ्ट में क्या हो गया, अभिकारक हो गया। अब ये बनेंगे कितना, देखो ये 6 गो अथी है हाइड्रोजन ना, और ये N है 2 गो। तो कैसे लिखें से हो जाएगा 2N, तो 2NH3 6H पुर गया, हाइड्रोजन 6 गो, 2 N भी पुर गया, नाइट्रोजन। क्लियर हो गया। अब इसके बारे में चलूँगा मैं, ठीक है। तो पहले ये समीकरण देखो, इसका क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ से लेकर यहाँ तक का काम को क्या कहते हैं, अभिकारक कहता हूँ। क्या कहता हूँ, अभिकारक। और यहाँ से तीर के बाद रिएक्शन के बाद क्या कहते हैं इसको, प्रतिफल। क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। अब चलो आगे। तो आगे कह रहा है यह दोनों ओर के संकेत या सूत्र की सहायता से जो है ना क्या करता है, मुझे बताता है, तत्वों के बारे में बताता है। क्या बताता है कि जैसे अब देखो ये क्या है, तत्व है। ये क्या हुआ, N हाइड्रोजन एलिमेंट में पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे, N से नाइट्रोजन, संकेत हुआ ना, नहीं हुआ। और तत्व ये हुआ। और क्या होगा, सूत्र ये हो गया 2NH3 ना। जब 2 गो तत्वों को मिला दिया या 2 यौगिक को मिला दिया या जिसको भी मिला दूं तो उसके बाद क्या निकलता है, प्रतिफल निकलता है, अर्थात सूत्र निकलता है ना। ये क्या हो गया, ये सूत्र हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, संकेत। ये दोनों संकेत हुए और ये क्या हो गए, सूत्र हो गए। ये दोनों क्या हो गए, संकेत, और ये हो गए सूत्र। यही कह रहा है यह दोनों ओर के संकेत और सूत्र को भी बताता है हमको ना, उसकी जानकारी देता है। दूसरा कह रहा है, क्या कह रहा है इसमें, भाग लेने वाले नए पदार्थ का बनना होता है। तो ये कह रहा है इसमें कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं, ले रहे हैं या लेते हैं। क्या कर रहे हैं, इसमें जो है कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं या भाग ले रहे हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ का निर्माण होता है। जब ये अभिक्रिया दोनों करने के बाद कौन कौन पदार्थ का निर्माण होता है उसके बारे में मुझे क्या करता है, बताता है और मुझे जानकारी देता है। कौन, अभिक्रिया की प्राप्त होने वाली सूचनाएं में ना। तो अब तीसरी है, क्या है तीसरी, देख लूँ। अभिकारकों के परमाणुओं और अणुओं की संख्या बताता है ना। ये कह रहा है यह अभिकारकों के परमाणु एवं अणुओं की आपेक्षिक संख्याओं को अभी क्या देता है, जानकारी देता है। क्लियर। अब अगला है
4 नंबर क्या कह रहा है? प्रतिफलों के परमाणुओं और अणुओं की संख्या बताता है। क्या कह रहा है? प्रतिफलों के अणुओं और परमाणुओं की संख्या। देखो अभिकारक इधर हुआ, अब ये क्या है? प्रतिफल हो गया। इसका जानकारी देता है किसका? परमाणुओं कितना है, परमाणु संख्या क्या है, अणु संख्या क्या है, ये मुझे बतलाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 4 नंबर हो गए। 5 नंबर चलते हैं। दोनों के मोलों का अनुपात बताता है। मोल जो होते हैं ना, इसमें मोल है, मोल द्रव्यमान आयतन, इसे समझते हो ना, इसमें मोल है। इसमें मोलों का आयतन किस बताता है? किसका? रासायनिक समीकरण में ये जो है मोलों का जो क्या करता है, कितना मोल है उसकी जानकारी देता है। क्लियर है? और क्या है? पचमा हो गया। छठा होना, दोनों का द्रव्यमान का अनुपात बताता है। अभिकारक और प्रतिफल दोनों का किसका क्या बताता है? द्रव्यमान, मास कितना है ये बताता है, द्रव्यमान कितना है ये मुझे जानकारी देता है। कौन? सूचना में। और अगला है कौन? प्रतिफलों, दोनों के द्रव्यमान का अनुपात बताता है। और उसके बाद कह रहा है, छठा में कह रहा है यह अभिकारक, यह गैसीय अभिकारकों, क्या कह रहा है? यह गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के अपेक्षिक क्या बताता है? आयतन बताता है। क्या बताता है? आयतन बताता है। अब आपको इसमें बता दूं, नाइट्रोजन में चलूं, थोड़ा इसको मिटा दूं, लिखने में ठीक रहेगा। संख्या यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट करके। अब देखो, हम नाम लिखना है इसका। इसका क्या नाम है जी? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। इसका क्या नाम है? हाइड्रोजन। क्या नाम है? हाइड्रोजन। इसका नाम क्या बनता है? प्रतिफल अमोनिया। क्या बोलता है? अमोनिया। ठीक है, आ रहा है ना? अब देखो, हाइड्रोजन नाइट्रोजन क्या हुआ? परमाणु संख्या 2 है। क्या है? 2 गो परमाणु है, 2 परमाणु। हाइड्रोजन क्या परमाणु है? 6 गो, 6 गो परमाणु है। और अमोनियम क्या है? 2 गो अणु है। क्या है? 2 गो अणु है। किसका निर्माण क्या हो? इतना परमाणु मिलकर क्या किया? 2 अणु का निर्माण किया। अब मोल क्या है? 1 मोल है इसमें। किसमें? नाइट्रोजन में। इसमें 3 मोल है। इसमें कितना मोल है? 3 मोल है। इसमें मोल कितना हो जाएंगे? 2 मोल हो जाएंगे। 2 मोल। ये दिखना है ना स्पेस? अब देखो, अब इसमें जो है 28 ग्राम है। कौन चीज? कितना है? 28 ग्राम है। कौन चीज? द्रव्यमान ना। और इसमें कितना है? 6 ग्राम। 28 6 34 ग्राम। क्लियर? अब आयतन कितना कितना है? इसमें 1 आयतन है। इसमें कितना आयतन है? 3 आयतन है। और इसमें कितना आयतन है? हाँ, 2 आयतन। क्लियर हो रहा है? अब मोलों में क्या करोगे? इसका जो द्रव्यमान का जो अथी निकलेगा, एसटीपी निकलेगा, इसको एसटीपी कहेंगे। ये क्या होगा? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर आयतन हो गया। अब क्या है? 3 गुने 22.4 लीटर। ये 2 है तो 2 गुने 22.4 लीटर। क्लियर? आपका काम खत्म। तो ये आपका हो गया कौन? रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं के बारे में हम इतना क्या करेंगे? जानकारी होना चाहिए। और ये सब मुझे बताता है इसमें इतना गुण छुपा रहता है। इसमें एक समीकरण में 7 गुण जो है छुपे हुए रहते हैं। और इससे हमें क्या करना है? जानकारी रखना पड़ेंगे। ठीक है?
क्लियर। चलिए अब चलते हैं रासायनिक समीकरण की सीमाएं। किसी चीज़ की सीमाएं होती है, हर चीज़ का क्षेत्र होता है। क्या होता है? क्षेत्र होता है, उसका एक सीमा होती है। क्या होता है? क्षेत्र होता है और उसका क्या होता है? सीमाएं होती है। तुम्हारा क्षेत्र अगर जो कहाँ है, अपना गांव पंचायत देखे हो, उसका एक सीमा होता है। ये पंचायत यहाँ तक है, उसके बाद क्या होता है? दूसरी पंचायत। हमें जब समीकरण बनाएंगे, केमिकल रिएक्शन बनाएंगे, जब रिएक्शन नहीं करना है, इक्वेशन करना है ना, तो केमिकल इक्वेशन जब करेंगे ना, तो उसमें मुझे उसकी औकात, उसकी क्षमता हमें पता होनी चाहिए। क्या उसका सीमा है, क्या उसका लाइन है, क्या उसका टॉपिक है ना। तो चलेंगे थ्रू टॉपिक क्या क्या होता है सब मैं देख लूँ। रासायनिक समीकरण की सीमाएं का मैं 6 प्रकार का भाषाएं लेकर मैं इसमें समझाया हूँ। एक में है भौतिक अवस्था, दूसरा में उत्सर्जित या अवशोषित, तीसरा में रसायन, चौथा में वेग, पांचवा में विस्फोट और छठा में क्या है? मात्राएं का खर्च या निर्माण। क्लियर। अब मैं बोल दूं, पहला ले लूं, क्या ले लूं? पहला भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था कौन कौन होता है? ठोस, द्रव, गैस, तीन होते हैं। तो ठोस, द्रव, गैस होते हैं। तो रासायनिक समीकरण से क्या कहोगे? एक नंबर कहोगे, रासायनिक समीकरणों से अभिकारकों और प्रतिफलों, किसी भी इक्वेशन को क्या करते हैं? जान लिया जाए। कोई भी इक्वेशन है, H2 + O = क्या होगा? H2 HCl कर देते हैं, HCl। ऐसे भी दे सकते हैं ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2HCl। क्लियर है। अब इसमें देखिए, अभिकारक ये हुआ और ये प्रतिफल हो गए। क्लियर ना? इतना समझने में कहीं इसको परेशानी नहीं है आपको। चलो, तो क्या कर रहा है? रासायनिक समीकरण जो होता है ना, रासायनिक समीकरण से अभिकारकों, मतलब अभिकारक इस पार तीर बराबर दे दिए हैं, तीर का निशान देना चाहिए, अभिक्रिया का चिन्ह होना चाहिए। अभिक्रिया के चिन्ह से पहले अभिकारकों को और अभिक्रिया के बाद जो प्रतिफल निकलता है उसका जो है भौतिक अवस्था कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस की जानकारी नहीं हो पाती है। मुझे ये पता नहीं चलता इसमें क्या है, कितना गैस, कौन चीज़ है, ठोस है, द्रव है कि गैस है, ये हो जाता है। दूसरा क्या कर रहा है? उत्सर्जित या अवशोषित। मैं पीछे बताया हूँ उत्सर्जन किसको कहते हैं? जब किसी में उष्मा निकलना शुरू हो जाएगा, उष्मा देना शुरू करेगा तो क्या होगा? उत्सर्जित होगा। वो जब सोख लेगा तो क्या हो जाएगा? अवशोषित होगा। तो मैं इसको चलूँ तो क्या कहूँगा इसको? अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित उष्मा की जानकारी रासायनिक समीकरण के द्वारा हमको प्राप्त होता है। सही बात है। और ये नहीं पता चलता है, अर्थात यह जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया उष्मा क्षेपी है या उष्मा शोषी है। मुझे ये पता नहीं चलेगा। जब मैं कहा था कल, चूना पे पानी डालोगे, H2O डालोगे तो क्या होगा? उत्सर्जित होगा। लेकिन ये समीकरण नहीं बताता है कि ये उत्सर्जित है कि या अवशोषित है। क्लियर। तीसरा क्या कर रहा है? दिशाओं नहीं, दशा, कैसी दशा है तेरी, ये तुमको बताना होगा ना। तो क्या कर रहा है? यह जो है ना, ये जो है, यह प्रतिफल क्या है? दशाओं है 3 नंबर में। यह क्या कर रहा है? यह अभिकारकों के परमाणुओं एवं अणुओं की आपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देता है। क्या देता है? आपेक्षिक संख्याओं की देती है जानकारी। और ये पिछला वाला था ना, दशाओं की बात करता है। दशाओं के बाद क्या करेगा? रासायनिक समीकरण से पता ये चलता है कि उसकी दशा क्या है। समीकरण से कुछ पता चल रहा है दशा के बारे में? देख के बताओ। कुछ पता चल रहा है? इसका दशा क्या बुझा रहा है? हाइड्रोजन की संख्या कितना दिख रहा है? क्लोरीन की संख्या क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। और यहाँ भी क्या दिख रहा है? सेम। हाँ, ये बताता है ये क्या कहता है? दाब, ताप, सांद्रण। समझ में आ रहा है ना? दाब है कि ताप है कि सांद्रण इस पर डाला गया, पता चल रहा है?
पता चल रहा है? इसमें नहीं पता चल रहा है, ये सिर्फ डाल दिया, लिख दिया गया, सीधा सा सिंपल लिख दिया समीकरण, इसको आराम से लिख दिए हैं। ये शो नहीं कर रहा है मुझे कि क्या बता रहा है या क्या नहीं बता रहा है। दशा इसका। अगला क्या है? वेग। वेग के बारे में जानते हैं? वेग जानते हो ना? क्या होता है वेग में? वेग में क्या होता है जी? दीपक बाबू बोलो ना। ये क्या कहता है उसका जो है जानकारी, वेग की जानकारी नहीं देता। ये सो नहीं, इतना जानो कि समीकरण को सीमाएं जो होता है ना, ये बहुत चीज़ छुपा के रखता है, जो खुल्लम खुली जवाब नहीं देता है। समझ गए? इसीलिए ये सीमाएं बता रहा है। भौतिक अवस्था में वही बताया, ठोस है कि द्रव्य है, गैस है कि नहीं है। उसी तरह उत्सर्जित होता है कि अवशोषित होता है, वो दिखाता तो नहीं ना। उसके बाद क्या है? दशा भी हमको नहीं संभव बता देता है बढ़िया से। उसके बाद क्या है? वेग भी क्या करेगा? वो नहीं बताता है ना, यही ना। ये क्या करता है? किसी भी चीज़ को शो होने नहीं देता, खाली छुपा के रखता है कि इसमें क्या है। वो जानकारी हमको खुद अंदर से होना चाहिए, तब जाकर पता चलेगा कि इसका सीमाएं क्या है। मतलब ये अपनी ताकत जो है दिखाना नहीं चाहता है, बजरंगबली की तरह। ठीक है, खाली देखने में लगेगा छोटा, लेकिन ताकत कितना है? बहुत बड़ा है ना। इसलिए वो दिखाना नहीं चाहता। इसका समीकरण के ये खूबी है। समीकरण क्या है? खूबी है। अगर लिखना कहेगा तो इसमें कहेगा हाइड्रोजन इतना, परमाणु इतना, मोल इतना, द्रव्यमान इतना, आयतन इतना। मैं पिछले क्वेश्चन में देखा हूँ रासायनिक समीकरण के बारे में ना। उसी तरह ये जानो कि इसको लिखने के बाद ना बहुत सारी चीज़ इसमें क्या रहता है? छुपा के रखता है। अगला चलते। कुछ रासायनिक अभिक्रिया विस्फोट के साथ होती है। क्या होता है? विस्फोट जब होता है ना, जब कोई भी चीज़ बनाया जाता है, यौगिक विस्फोट किया जाता है, तो उसके साथ होता है। किसका? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। और परंतु रासायनिक समीकरण से ये बात की कोई जानकारी नहीं होती है कि विस्फोटक हुआ है, ये समीकरण बना है कि नहीं बना, ये नहीं पता चलता है समीकरण से। अगला क्या कर रहा है? अब ये भी बताता है कि कितना मात्रा में खर्चा हुआ और कितना इसका निर्माण हुआ है, ये बताता नहीं है, सो नहीं करता। अर्थात समीकरण का मतलब समझ जाना बजरंगबली वाला शक्ति। क्लियर? सीमाएं में समझ जाना कि सीमा अपरंपार है बजरंगबली का, लेकिन क्या होता है? बताना नहीं चाहते हूँ, दिखाना नहीं चाहते, बस वही हुआ। चलो इसको 10th का ही केमिस्ट्री है और चैप्टर 1 का ही है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अर्थात क्या कहते हैं इसको? रिएक्शन एंड इक्वेशन। किसका? केमिकल का ना, तो रासायनिक का। तो मैं अभी चलूँगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको 5 नंबर में, 3 नंबर में आते रहते हैं, उसकी मैं जानकारी लगातार दे रहा हूँ। ठीक है, मैं एक तरफ से ही इसका स्टेंजा क्लास जो है ना पूरा कर रहा हूँ। ठीक है, एक भी नहीं छूट रहा है। ठीक, तो और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मानो कि एग्जाम में पूछा जाता है ये सब। अगर नहीं प्रमाण है तो तुम गोल्डन या उसका क्या कहते हैं क्वेश्चन बैंक होता है, वो उल्टा के देखो तो तुमको ये सब क्वेश्चन नजर आएंगे कि सीमाएं लिखिए, कभी उपयोगी कैसे बनाया जाएगा, किस तरह से क्या कहा जाता है, ये सब ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो मैं चलूँ अभी। क्या कर रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना। अब मैं रासायनिक समीकरण को अधिक से अधिक उपयोग में कैसे ले सकता हूँ, कैसे बना सकता हूँ, इसके बारे में हमको जानकारी लेना अनिवार्य है। ठीक है, अब इसकी जानकारी कैसे प्राप्त होगा? मुझे 6 स्टेंजास जो है इसमें समझाया जा रहा है, और वो अगर जो आप समझ गए तो इक्वेशन बनाने का सबसे महारथी आप लोग साबित हो जाओगे। महारथी, इतना पावर है। फेस लॉक किया था। चलो आगे क्या है? रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने के लिए मैं क्या क्या इसमें शर्त है, कानून है, क्या नियम है, किस तरह से एकदम पार्ट बाय पार्ट आप देखिएगा ना। जिस तरह से अभी मैं 6 की जानकारी दूंगा, वो जानकारी आपके पास होगा तो समीकरण, रासायनिक समीकरण बनाने में आपको कोई कठिनाइयाँ नजर नहीं आएगी। तो चलता हूँ। पहला है, क्या पहला है? अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी। दूसरा है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की जानकारी, गैस के उत्सर्जन की जानकारी। अगला है अपक्षेप बनने की जानकारी। उसका अगला है अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी। उसके अगला है अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी। अब मैं चलूँ इसके बारे में जान लूँ कि सबसे प्रथम इसको बनाया कैसे जाएगा वो अधिक उपयोगी। इसके लिए मैं कहूँगा रासायनिक समीकरण की सीमाओं को, सीमा पीछे पढ़े हो ना,
सीमाओं को दूर करने के लिए समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया जाता है। सीमाओं में क्या पढ़ाया था मैंने, सब कुछ छुपा के रखता है ना। इसमें क्या करा, अधिक उपयोगी बनाने के लिए मुझे सिर्फ वो इंगित करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि इसमें क्या हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है कि अवशोषित हो रहा है, कि गैसीय उत्सर्जन हो रहा है कि अवक्षेप हो रहा है ना, इस पर कौन सा उत्प्रेरक डाला गया है, नहीं डाला गया, दाब ताप, ये सब ना, ये सभी हम क्या करेंगे, इसमें अधिक सिंबल दे के ही, उसका एक ट्रिक बना के ही हम क्या करते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं। क्लियर। तो सीमाएं में क्या किया, छुपाया था, इसमें क्या कर दिया, दर्शाना है, दिखाना है कि ये क्या है। तो पहला कार्य है अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी ना। आप जान रहे हैं अभिकारक और प्रतिफल के बारे में, आप लोग हम लोग खूब जानते हैं ना। लेफ्ट वाला जो होता है अभिक्रिया से लेफ्ट अभिकारक, और राइट जो होंगे प्रतिफल, बनने के फलस्वरूप जो बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं, पढ़ाए हुए भी। अब कह रहा है इसकी जो जानकारी कैसे होगा सो बताते हैं। अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी उनके जो है ना संकेत या सूत्रों के ठीक आगे कुछ नाम को शो करना है, जिसको हमको पता होना चाहिए। तो 3 अवस्था 4 अवस्था जानते हैं, एक कौन जानते हैं, सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, गैस, आयो क्या होता है, एक्यो ना। तो तीनों के बारे में जानता हूँ। तो एक मैं समीकरण ले लूँ, CaCO3 ले लूँ ना, Ca इसमें है ना CaCO3 प्लस CaO प्लस CO2 ठीक है। अभी क्रिया का चिन्ह देना था। क्लियर। आप बताओ, ये जो कह रहा है जब भौतिक अवस्था बताएंगे, ये ठोस है कि द्रव है कि गैस है, ये मुझे जानना जरूरी होता है। क्या होता है, ठोस है कि द्रव है कि गैस है, ये मुझे जानना जरूरी होता है। अब बताओ यहाँ कौन ठोस है, क्या क्या कुछ शो कर रहा है। समीकरण की सीमा हमको यही बता रहा था, क्या बता रहा था कि सब कुछ छुपा के रखता है, इसमें हमको दर्शाना है। तो CaCO3 क्या होगा जी, सॉलिड होगा। क्या होगा, सॉलिड। उसमें हम क्या लिखेंगे, S लिख के दर्शा देंगे। CaO कौन चीज है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, ठोसे होता है, ये भी ठोसे लिखेंगे। अब ये CO2 क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, गैस हो गया, ये क्या लिखेंगे, गैस लिखेंगे। दिख रहा है। एक और है, एक और ऑप्शन है, क्या है, Zn प्लस H2SO4। अभिक्रिया का चिन्ह दे देना, अब इसको बना देना, ZnSO4 प्लस क्या है, H2। क्लियर। गैस अथीम करेंगे तब ना होगा, गैस को उत्सर्जन में हम शो करेंगे। अभी खाली हमको लिक्विड, सॉलिड, ये सब दिखाना है। ठीक है, चलो अब देखो ये समीकरण में अब Zn क्या दिख रहा है तुमको, Zn क्या है, सॉलिड है, तो यहाँ सॉलिड लिख दो। H2SO4 कौन चीज है, एक्वा, जलीय विलयन है। क्या है, जलीय विलयन, एक्वा। और ZnSO4 क्या हो गया, एक्वा। और H2 क्या हो गया, गैस। अब देखो इसमें भौतिक अवस्था में यही जानकारी देता है कि संकेत और सूत्र, संकेत या सूत्र के ठीक बाद एक कोष्टक में हमको लिखना चाहिए, ठोस के लिए S, गैस के लिए लिक्विड के लिए कौन सी L, मतलब द्रव के लिए L, गैस के लिए G, और जलीय विलयन के लिए AQ, पदार्थ के जलीय विलयन के लिए AQ। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब इसमें वही लिखेंगे, कहीं सॉलिड, कहीं AQ, कहीं S, कहीं AQ, कहीं G, कहीं L ना, ये हमको लिखना पड़ेगा। ठीक, जो है जानकारी हमको प्राप्त
हो जाएंगे। तो ये क्या कर दिया, उजागर किया, किसका, सीमाओं से दूर कर दिया। सीमाओं में क्या करता था, छुपा के रखता था, ये सब दर्शा दिया ना, दर्शा दिया ना। चलो ठीक। आजकल देखते हो शादीशुदा जो हो जाता है, तो पहले ज़माना में था कि लड़की का सिंदूर जो होता था ना माथा पर वाला ना, वो लोग दिखाता था ना, दिखा। अभी क्या करेगा, उल्टा पार्टी बना देता है, और झाँप के चलता है हीरोइन की तरह। तो वो क्या करता है, छुपाता है ना। ये जो है ना दिखा रहा है, मतलब यहाँ क्या कर दिया, सीमाएं में छुपाता था, यहाँ क्या करता है, दिखा रहा है। ये हो गया। दूसरा में चले, उष्मा क्षेपी उष्मा शोषी अभिक्रियाओं की जानकारी। क्या कह रहा है, उष्मा क्षेपी उष्मा शोषी अभिक्रियाओं की जानकारी देता है। तो इसमें क्या करता है, जब रासायनिक समीकरण जब बनाते हैं, तो उसका जो रासायनिक अभिक्रिया जब होती है, तो उसके फलस्वरूप जो उत्सर्जित या अवशोषित उष्मा को ही क्या करते हैं, जानकारी हमको प्राप्त होता है। उष्मा रासायनिक द्वारा, समीकरण के द्वारा उष्मा को हमको दिखाता है। अगर जो उष्मा छोड़ दिया, उत्सर्जित किया, तो क्या हो गया, उष्मा क्षेपी। और उष्मा को शोषण कर लिया, तब क्या हो गया, उष्मा शोषी। यही मुझे बताता है। और उसमें हम दर्शाएंगे कैसे, अगर जो किसी समीकरण में अभिक्रिया के आगे, अभिक्रिया का चिन्ह होता है तीर का निशान, उसके दाहिनी ओर अगर जो मैं प्लस उष्मा लगा दिया, तो वो क्या हो गया, उष्मा क्षेपी। अगर जो अभिक्रिया के चिन्ह से पहले, मतलब तीर के चिन्ह से पहले, मतलब बाईं ओर अगर जो प्लस उष्मा लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, उष्मा शोषी। उसमें अगर जो प्लस उष्मा लगा दूं, तो क्या हो जाएगा, उष्मा शोषी। कब, बाईं ओर लगाऊं तो उष्मा शोषी, और दाईं ओर लगाऊं तो उष्मा क्षेपी। क्लियर। अब एक समीकरण दे दूं, क्या है, C प्लस O2 अभिक्रिया चिन्ह, तो क्या होगा, CO2। अब अगर जो मैं कहूँ इसे क्या उष्मा क्षेपी है कि उष्मा शोषी है, देखो मैं यहाँ लिख दिया प्लस उष्मा। अब बोलो ये अभिक्रिया क्या हो गया, उष्मा क्षेपी हुआ, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया ही हो गया। क्लियर। अगर जो मैं इसी में N2 और O2 प्लस उष्मा दे दूं, N2 प्लस O2 प्लस उष्मा, अब अभिक्रिया का चिन्ह दूं, हाँ क्या होगा, 2NO। तो क्या होगा, ये अब क्या देखें, बाईं ओर दे रहा हूं ना, ये उष्मा शोषी हो गया। क्या हो गया, उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या होगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्लियर हो गया यहाँ तक। आपका ये दो खत्म हो गए ना, अभी कारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था, दूसरा उष्मा शोषी उष्मा क्षेपी। अब गैस के उत्सर्जन, अब गैस को, इसको थोड़ा मिटा दूं ना, जगह खाली रहेगा तो बनाएंगे। अब दो क्लियर हमने कर लिया। अब तीसरा में देखूं क्या कह रहा है कि गैस के उत्सर्जन की जानकारी। अब कैसे हम इसको शो करेंगे, सीमाओं को दूर करेंगे, कैसे दूर करेंगे, गैस का उत्सर्जन कैसे पता चलेगा हमको, उसमें करेंगे जब कभी अभिक्रिया करता है, रासायनिक समीकरण जब अभिक्रिया करता है, तो उसके फलस्वरूप कोई गैस निकलती है ना, तो समीकरण में गैस के सूत्र के ठीक बाद, मतलब जहां गैस लिखा मिलेगा, जहां गैस का सूत्र लिखा मिला, उसके ठीक बाद तीर का चिन्ह ऊपर मुख देना है। क्या देना है, तीर का मुंह ऊपर दे देना है। तो मैं बोलूं, समीकरण बोला जाए, Zn प्लस H2SO4, कोई एक बोलो जी, अभिक्रिया का चिन्ह दे दें, ZnSO4 प्लस H2। क्लियर है। हाँ अब देखो इसमें क्या दिख रहा है कि गैस ही कहाँ उत्सर्जित हुआ है, यहाँ हुआ। पहले था अभिक्रिया से पहले क्या था, इसमें था SO4 के साथ था ना, अब कहाँ चल गया, वो अकेले हो गया गैस, कहाँ, H2। अब उसमें क्या करेंगे, मैं तीर के निशान ऊपर की ओर लगाऊंगा। तो तीर के निशान ऐसे ही होता है, बस ये दे देंगे तो समझ जाएंगे कि इसमें क्या हो गया,
हमको गैस उत्सर्जित हो गया है। क्लियर? अब कभी भूलने की बात नहीं होगा, समझ जाना। जब भी गैस का सूत्र अलग कर देगा CO2H2, समझ रहा है ना, जब भी अलग किया तो समझ जाना कि गैस उत्सर्जित हो रहा है उस समीकरण में। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्या है? ये गैस खत्म। अवक्षेप बनने की जानकारी देखो, क्या कर रहा है? अवक्षेप बनने की जानकारी। इसमें क्या होगा? यदि रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर रहा है? जब रासायनिक समीकरण में जब अभिक्रिया होता है उसके फलस्वरूप कोई प्रतिफल क्या होता है? अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाता है। क्या हो जाता है? पृथक होता है। तब उस प्रतिफल के संकेत या सूत्र, मतलब संकेत या सूत्र के बाद ठीक उसके जस्ट बगल में, जैसे यहाँ तीर के निशान ऊपर मुक गया है, उसमें कहाँ जाएगा? नीचे मुक जाएगा। अर्थात नीचे डिपार्टमेंट में क्या करेंगे? तीर का इक्वेशन दे दूं एगो, क्या है? Ag प्लस NO3, अच्छा NO3 प्लस HCl, अभिक्रिया चिन्ह दे दूं। क्लियर? अब यहाँ क्या होगा? AgCl को एक साथ कर दो, AgCl प्लस क्या होगा? HNO3। तो जगह रखना चाहिए था मुझे AgCl का गेम ना। अब देखो यहाँ क्या था? Ag और NO3 एक साथ था, और यहाँ क्या था? HCl अलग था, इसके था। अब क्या किया? AgCl में दे दिया, ठीक, NO3H में दे दिया। क्लियर है? तब देखो AgCl यही हुआ, कौन सी? अवक्षेप किया, अलग किया, पृथक किया। इसका चिन्ह कैसे होगा? नीचे की ओर। अब हम इस समीकरण बता सकते हैं कि तीर के निशान नीचे मुख होगा तो वो अवक्षेप किया है ना, अवक्षेपण हुआ उसका हुआ है। क्लियर है? अब अगला चलो, ये आपका हो गया अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी। इसमें शर्त क्या रखता है हमें पता है ना? अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी क्या पता है? तीर का ऊपर या नीचे, ये जो तीर है ऊपर या नीचे क्या कुछ ऐसे होते हैं जैसे दाब, ताप, उत्प्रेर, हाँ, सांद्रण ना, ये सभी जो क्या होते हैं लिखा जा सकता है, या तो ऊपर लिख दो या नीचे लिख दो। किसमें? शर्तों की जानकारी। ये बता रहा है कि यहाँ अगर जो दाब लिख दिया मैंने, दाब, ठीक है, तो ये पता चल रहा है कि इसमें दाब दे के इसको बदलाया। अगर जब मैंने ताप लिख दिया तो क्या कहेंगे? ताप दे के बनाया। या नीचे में भी हो सकता है उत्प्रेरक, प्रेरक ना, ये भी नीचे में भी लिख सकते हैं या ऊपर में भी लिख सकते हैं। यही हुआ शर्तों की जानकारी। अगला क्या है? अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी। अब इसमें क्या कर रहा है कि किसी भी समीकरण को ना, किसी भी समीकरण को जब अभिक्रिया किया जाएगा, बनाया जाएगा, तो उसमें क्या होगा? उत्क्रमणीयता दर्शाने के लिए मुझे तीर के निशान जो है ना डबल देना पड़ेगा। और डबल में भी कुछ इस प्रकार देना पड़ेगा, एक इस प्रकार और एक इस प्रकार। ये जब निशान दे देंगे इस तीर के निशान, ऐसे खाली तीर के निशान ऐसे देते थे ना, देते थे ना, लेकिन जब ऐसा दे दिए तो क्या कहेंगे हम लोग? उत्क्रमणीयता है इसमें। क्या है? उत्क्रमणीयता है इसे। एक देखो बनाता हूँ, N2 + 3H2 बराबर नहीं देना है, ऐसे देना है। ये चिन्ह इसका इस तरह से और ये चिन्ह इस तरह से। अब ये हो जाएंगे क्या? इसी को हम कहते हैं उत्क्रमणीयता हुआ। यहाँ होगा 2NH3। क्लियर? अब ये समझ में आ रहा है ना? अब पांचों की एक बार मैं फिर से पुनः री करके दिखा दूँ।
अब सब यहाँ आ ही गया है, एक भी नहीं छूटा हुआ ना। अब पहला देखो, अभी कारण एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था में क्या करते हैं, हम उसका नाम का शॉर्ट नाम देते हैं, उसका फुल नाम को शॉर्ट में दर्शा देते हैं। सॉलिड, लिक्विड यानी गैस, ये सब जो क्या करते हैं लिख दर्शा देते हैं। क्लियर। दूसरा कहता है ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी जानकारी देने के लिए मैं क्या करता हूँ, गैस क्या करते हैं प्लस उष्मा लगाता हूँ। दाहिनी ओर क्या करता हूँ, उष्मा लगाऊंगा तो ऊष्माक्षेपी होगा, अब बायां हो जाएगा तो ऊष्माशोषी होगा। क्लियर। अब तीसरा में क्या है, गैस के उत्सर्जन। गैस के उत्सर्जन में अभी तुरंत दिखाए हैं, यहाँ गैस उत्सर्जित हो रहा है ना, ऊपर मुक्त लगा देंगे तो गैस उत्सर्जित, और नीचे मुक्त लगाएंगे तो गैस अवक्षेपण, समीकरण का अवक्षेपण हुआ। और अगर जो उसके ऊपर तीर के ऊपर कोई चीज़ दर्शा दूं, ताप, दाब या नीचे में दर्शा दूं, तो वो क्या हो जाएगा, शर्त लगा रहा है ना। और उसके बाद क्या कर रहा है, जब मैं इस प्रकार का चिन्ह दे दूं, सिंबल हाफ तीर ऊपर हाफ तीर नीचे ना, उल्टी ना, तो क्या होगा, ये उत्क्रमणीयता को दर्शाएगा। क्लियर। अब हम लोग इस सब उपयोगी अधिक बनाने के लिए अब मुझे ये आसान हो गया, समीकरण का पूरा सार इसमें बता दिया है। क्या बता दिया है कि कैसा समीकरण लिखा रहे तुम कैसे समझोगे। अब से कभी तीर के निशान ऊपर या नीचे रहेगा, बायां या दायां रहेगा, या प्लस उष्मा लगा रहे पहले या बाद में, तो तुमको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले समझ नहीं पाते थे। चलो ओके ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं के बारे में जानेंगे। पहले सीमाएं पढ़े थे, उसके बाद क्या पढ़े थे, उपयोगी बनाना, अधिक उपयोगी बनाने के लिए अधिक ना। अब जो पढ़ रहे हैं विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन टाइप के अभिक्रियाएं होते हैं, अर्थात डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या कहेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में जाने तो कहेगा रासायनिक अभिक्रियाओं की, क्या कहेगा, रासायनिक अभिक्रियाओं को उनकी प्रकृति के आधार पर, किसके आधार पर, प्रकृति के आधार पर कुछ भागों में क्या कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है, बांट दिया गया है अलग अलग रूप में ना। तो इसमें कि जो हम दर्शा रहे हैं ये 9 दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं, 9 दिख रहे हैं। 9 का नाम आपको सबसे पहले मैं लिखा दूं ना, उसके बाद याद हो जाना चाहिए, और उसके बाद फिर डिटेल्स में उसका संपूर्ण जो है परिभाषा के साथ आगे पढ़ते जाइएगा, और साथ साथ एग्जाम्पल के साथ साथ समीकरण बना बना के जो है आप आगे बढ़ते जाइएगा। क्लियर। तो चलो यहाँ पहला क्या कर रहा है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। क्या कर रहा है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रियाएं। इंग्लिश में इसको कहिएगा कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शंस। क्लियर। अब दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। दूसरा क्या है, वियोजन या अपघटन। इसको हम इंग्लिश में क्या करते हैं, डीकम्पोजिशन। क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कह देंगे। उसका वैद्युत अपघटन है ना। उसके बाद क्या है, वैद्युत अपघटन है, इसका भी इंग्लिश लिखा है इलेक्ट्रिक ना। हाँ, और एकल विस्थापन के बारे में जान लो। किसके बारे में, एकल मतलब सिंगल, एकल मतलब एक, उसको क्या कहेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एकल के बाद उभय, उभय का मतलब हुआ डबल, क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अवशोषण अभिक्रिया है, क्या है, अब अवक्षेपण की अवशोषण लिखा है, अवक्षेपण का हम अवक्षेप लिख दिया हूँ, अवक्षेपण। ठीक है। अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में जान लूँ। किसके बारे में, अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में जानूँ। ये क्या कर रहा है, इसका इंग्लिश कहेगा प्रेसिपिटेशन। ठीक है। और रिएक्शंस लगा देना, बस हो जाएगा ना। अब है उदासीनीकरण अभिक्रियाएं ना। क्या है, उदासीनी, इसको क्या कहेंगे, नेचुरल कब हो, न्यूट्रल सीएसन ना। ठीक है। रिएक्शंस। अब क्या है अगला, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। तो फोटो, क्या कहोगे, फोटो केमिकल रिएक्शंस। उसका क्या है, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं। तब क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। क्लियर। ये
नौवों का नाम जो है आप पहले नोट कर लीजिए, इसको नौवों याद कर लीजिए। फिर से मैं आपको ले लूँ एक बार। विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में आते हैं संयोजन या संश्लेषण अभिक्रियाएं, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं, वैद्युत अपघटन अभिक्रियाएं, एकल विस्थापन अभिक्रियाएं, उभय विस्थापन अभिक्रियाएं, अवक्षेपण अभिक्रियाएं, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, उसके बाद प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं, ये नौवों आते हैं। अब आगे चलेंगे, संयोजन या संश्लेषी अभिक्रिया किसे कहते हैं ये जान लूँ, घींची देता हूँ, पढ़ा ही देता हूँ। तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। जो नहीं लिखे हैं वो लिख सकते हैं, लिखे हुए हैं, नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए जल्दी, स्पीड में लिखिएगा, वीडियो चालू है। एक नंबर में लिख लीजिए संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। हम कहेंगे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रियाएं वह है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मतलब तत्व या यौगिक परस्पर संयोग करके अंदर में जुट के क्या करते हैं, एक नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और जो नया पदार्थ बनता है ना, उसका जो गुण होता है ना, मूल पदार्थ के गुण से क्या होता है, अलग होता है। मैं इस तरह से कहूँगा, संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जो दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके क्या करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। और जो नया पदार्थ बनता है ना, तो उसका जो मूल गुण रहता है, बनने के बाद उसका मूल गुण क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है, अलग हो जाता है, विभिन्न प्रकार के हो जाते हैं। तो ये ऐसा हो जाता है। अब एक में कहता है तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया। क्या कहा, तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया। तो तत्व क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, यह सब होता है। तो 118 122 तत्व मौजूद है हमें। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में दो तत्व आपस में संयोग होते, सिर्फ तत्व, क्या कहे, सिर्फ तत्व जो है दो क्या होगा, आपस में संयोग होंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, नया यौगिक की रचना करते हैं। क्या करते हैं, यौगिक की रचना करता है। मैं पहले भी रिएक्शन में बताया हूँ, दो तत्व जब करते हैं तो उसके बाद जो प्रतिफल बनते हैं उसको क्या कहते हैं, यौगिक कहता हूँ ना। तो हम क्या चलते हैं आगे। तो कह रहा है, एक नंबर कह रहा है, ये उदाहरण देता हूँ, कह रहा है कार्बन एवं ऑक्सीजन के बीच संयोग। किसके बीच में, कार्बन एवं ऑक्सीजन के बीच संयोजन। क्या है, बीच संयोजन। ये कार्बन ले लीजिए, लिए कार्बन प्लस O2 क्या होगा, CO2। समीकरण जब बनेगा तो क्या होगा, CO2। इसमें क्या दिखा आपको, कार्बन ऑक्सीजन बनाया, कौन चीज, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसी में कह रहा है, एक और देख लूँ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ क्या होगा, 2MgO। क्या हो जाएगा, 2MgO। इसका मूल भिन्न दिख भी रहा है ना। तो क्या कहा, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ बना के क्या कर दिया, मोनो यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। अब चलता हूँ आगे, लोहा एवं गंधक के बीच। लोहा किसको कहते हैं, Fe को लोहा कहते हैं, और गंधक क्या कहते हैं, सल्फर, S कहते हैं। ठीक है, तो लोहा चूर्ण और गंधक, लोहा चूर्ण ये हुआ, और गंधक क्या हुआ, प्लस S, ये क्या हो जाएगा, FeS। तो ये कहा है, लोहा चूर्ण और गंधक के मिश्रण को गर्म करने पर क्या कर दिए, हीट किए यहाँ, तो क्या हो गया, ताप दिए, तब क्या हो गया, आयरन सल्फाइड बनता है। क्या बनता है, आयरन सल्फाइड बनते हैं। क्लियर। अब आपका ये संयोजन अभिक्रिया का दूसरा में क्या लिखना है, एक तत्व और एक यौगिक के बीच, एक तत्व और एक यौगिक के बीच
संयोजन अभिक्रिया करना है ना। तो ये हम क्या कह रहा है, इस प्रकार के अभिक्रिया में एक तत्व किसी यौगिक के साथ संयोग करके क्या करता है, एक नए यौगिक का निर्माण करता है। क्या कहा, एक तत्व किसी यौगिक के साथ संयोग करके जुड़ के क्या करता है, नए यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं। तो ये क्या क्या होता है, इसमें भी एक दो एग्जाम्पल दे दिया जाए ना, क्लियर। तो अब कहते हैं, योग लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के बीच संयोग। क्या कहे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ना, कार्बन मोनोऑक्साइड के ना और ऑक्सीजन के बीच, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच ना, ऑक्सीजनेशन लिखते हैं जी, ऑक्सीजन के बीच संयोजन। क्या कहेंगे, संयोग या संयोजन, संयोग लिख देता हूँ, क्लियर। अब हमको पता है, क्या पता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र 2CO क्या होता है, 2CO प्लस ऑक्सीजन क्या होगा, O2। यहाँ देखो, यहाँ ऑक्सीजन भी दूगो, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2CO, 2CO2। अब यहाँ कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन में जलकर कार्बन कौन सी बनाता है, डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन में जल के क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, क्लियर। अब दूसरा जो है सल्फर डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के बीच संयोग। क्या बोला मैंने, सल्फर डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के बीच, ऑक्सीजन के बीच संयोग। अब आराम से आप समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड लिखना, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, S से सल्फर होता है, तो SO2 लिख दो। क्या होगा, SO2 प्लस ऑक्सीजन क्या होगा, O2। बनेंगे क्या, अभी तुरंत बना है।